कलेक्टर साहब एक आलीशान बंगले में अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन उनके बंगले पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसने सिर पर एक गठरी रखी हुई थी। इस गठरी में बच्चों के खिलौने और कुछ नई साड़ियाँ थी। वह गेट पर खड़े होकर गार्ड से कहती हैं, मुझे अंदर जाना है। गार्ड उसे अंदर जाने से रोकता है और पूछता है, आपका यहाँ क्या काम है और आप किससे मिलना चाहती हैं? बूढ़ी औरत उत्तर देती है, मैं तुम्हारे कलेक्टर साहब की माँ हूँ और उन्हीं से मिलने के लिए गांव से आई हूँ। यह सुनकर गार्ड हैरान रह जाता है क्योंकि उस बूढ़ी अम्मा की हालत बहुत ही खराब थी। उसने फटे पुराने मैले कपड़े पहने हुए थे और सिर पर गठरी रखी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह कोई भिखारी है। बूढ़ी अम्मा को देखकर गार्ड को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वह उसे छाया में बैठा देता है और अंदर जाकर अपने साहब को बूढ़ी अम्मा के बारे में बता देता है। जब कलेक्टर साहब ये बात सुनते हैं तो वे तुरंत घर से बाहर आते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी बाहर आ जाती हैं। गेट के बाहर बैठी अपनी बूढ़ी अम्मा को देखकर कलेक्टर साहब पहचानने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं, देखिए मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आई हैं? लेकिन उनकी माँ तो उन्हें देखते ही पहचान जाती हैं। वे समझ जाती हैं कि उनका बेटा अब कामयाब हो गया है और इसी कामयाबी के घमंड में वह अपनी माँ को पहचानने से भी इनकार कर रहा है। यह सब देखकर बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे रोते हुए कहती हैं, ठीक है बेटा, मुझे माफ़ कर देना, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है, शायद मेरा बेटा कोई और ही है, मुझे बूढ़ापे में सही से घर भी याद नहीं रहा। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वापस लौटने लगी। उधर उनका बेटा भी अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर चला जाता है, लेकिन बूढ़ी अम्मा वहां से जाने से पहले अपनी गठरी खोलती है और उसमें से एक चिट्ठी निकालकर गार्ड से कहती हैं, ये चिट्ठी अपने साहब को दे देना, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। आखिर बूढ़ी अम्मा ने इस चिट्ठी में क्या लिखवाया था और उनके बेटे ने उन्हें पहचानने से इनकार क्यों कर दिया था, आइए जानते हैं पूरी कहानी। यह कहानी बिहार की है। बिहार में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम मोहनलाल था और उनकी पत्नी का नाम निर्मला देवी था। उनकी शादी को 8-10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें संतान का सुख नसीब नहीं हुआ था। वे दोनों बहुत ही परेशान रहते थे। जहाँ भी कोई इलाज बताता वे जाकर इलाज करवाते। जिस मंदिर जाने के लिए कोई कहता वे वहां जाकर मन्नतें मांगते। इसी आशा में कुछ समय और बीत गया। कुछ समय बाद निर्मला देवी को पता चला कि वह गर्भवती हैं। ये खबर उन्होंने अपने पति मोहनलाल को सुनाई। ये सुनते ही मोहनलाल और उनकी पत्नी खुशी के मारे झूम उठे। मोहनलाल लंबे समय से संतान न होने की चिंता में डूबे रहते थे और शराब पीने लगे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके घर में भी बच्चे का जन्म होने वाला है तो वे खुशी के मारे और अधिक शराब पीने लगे। धीरे धीरे निर्मला देवी की डिलीवरी का समय करीब आ गया। इसी बीच मोहनलाल को पता चला कि अत्यधिक शराब पीने के कारण उनका लीवर खराब हो चुका है। डॉक्टर ने कह दिया है कि वे केवल 2-3 महीने ही जीवित रह सकते हैं। इस बीमारी का इलाज वह नहीं करा सकते क्योंकि वे गरीब थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था। इस बीमारी के कारण वे बहुत परेशान रहने लगे, लेकिन अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। डिलीवरी का समय करीब आया और निर्मला देवी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन दूसरी ओर मोहनलाल अपनी बीमारी को लेकर चिंतित थे। वे सोचते, चलो कोई बात नहीं, मुझे कम से कम एक संतान तो नसीब हुई, मेरा वंश तो आगे बढ़ेगा। इस खुशी के अवसर पर उन्होंने और अधिक शराब पीना शुरू कर दिया। अधिक शराब पीने के कारण उनकी बीमारी और भी तेजी से बढ़ने लगी और इसी कारण एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। अब घर का माहौल बदल गया। एक और खुशी थी क्योंकि घर में बेटे का जन्म हुआ था, लेकिन दूसरी ओर गम भी था क्योंकि घर के मुखिया की मृत्यु हो चुकी थी। निर्मला देवी इस हादसे से बहुत परेशान हो गई। उनकी उम्र भी अधिक हो गई थी। वह सोचने लगी, अब मैं अकेले अपने बेटे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। कुछ दिनों तक पड़ोसी उनकी सहायता करते रहे, लेकिन धीरे धीरे वे भी पीछे हट गए। अब निर्मला बिल्कुल अकेली रह गई थी। अपने बेटे की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। निर्मला देवी ने अपना और अपने बेटे का
पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका पति एक दिहाड़ी मजदूर था। उनके पास खेती बाड़ी की जमीन नहीं थी, सिर्फ गांव में एक छोटा सा घर था जो उन्हें विरासत में मिल गया था। निर्मला ऐसे ही दूसरे के घरों में काम करके, मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे उसका लड़का बड़ा होता गया, जिसका नाम उसने वंश रखा था। वंश अब स्कूल जाने लगा था। इधर उसकी माँ घरों में काम करके उसकी फीस समय पर जमा करा दिया करती थी। ऐसे ही उनकी जिंदगी के दिन बीतने लगे। वंश अब 10वीं कक्षा में आ चुका था। एक दिन उसकी माँ उसे स्कूल से ले जाने के लिए आई हुई थी। तभी वंश रास्ते में अपनी माँ से कहता है, माँ तुम अब मुझे स्कूल ले जाने के लिए मत आया करो, क्योंकि यहाँ सभी बच्चे मुझे देखकर मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। कहते हैं कि तेरी माँ तो लोगों के घरों में बर्तन साफ करती हैं, तू तो एक नौकरानी का बेटा है। दरअसल निर्मला ने अपने बेटे का एडमिशन एक बड़े और अच्छे स्कूल में करवाया था। जिस घरों में वह काम करने जाया करती थी, उन घर के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। वे उसे कहते थे, तेरी माँ तो हमारे घर में झाड़ू पोछा करने के लिए आती है और तू एक नौकरानी का बेटा है जो बहुत ही गंदी वेशभूषा में रहती है। तू हमारे साथ मत बैठा कर, तुम गंदे लोग हो। अपने 14 वर्ष के बेटे के मुंह से इतनी अपमानजनक बातें सुनकर निर्मला देवी पहले तो बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन फिर सोचती है कि शायद बच्चे को भी ये बात बुरी लगी होगी, इसलिए वह मुझसे भी ऐसे ही बोल रहा है। वह अपने बेटे से कहती हैं, ठीक है बेटा, अब वैसे भी तू बड़ा हो गया है, अब तू खुद ही स्कूल आ सकता है और जा भी सकता है। धीरे धीरे उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ने लिखने में वंश बहुत ही तेज दिमाग का था। उसके टीचर भी निर्मला जी से कहते थे, आप बेटा बहुत ही होनहार हैं, आगे पढ़कर यह जरूर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करेगा। यह सुनकर निर्मला देवी को भी लगने लगता है कि उनका बेटा एक दिन उनका नाम जरूर रोशन करेगा। इसलिए वह अक्सर अपने बेटे से कहती थी, तुम्हें पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना है। वंश भी अपनी माँ को इस सपने को साकार करने में लग जाता है। आगे की पढ़ाई के लिए वह अपनी माँ से शहर जाने के लिए कहता है। वह कहता है, माँ मुझे अब शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी, शहर में पढ़ाई के लिए खर्चा भी ज़्यादा आएगा। इस पर माँ कहती है, बेटा तू पैसों की फिक्र छोड़ दे, मैं आज 3 घरों में काम कर रही हूँ तो कल 5 घरों में काम कर लूँगी, लेकिन तुझे पैसों की तंगी नहीं आने दूंगी। बस तू जी जान और लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखना। इसके बाद वंश पढ़ने के लिए शहर चला जाता है। अब माँ हर महीने 8 से 10 हजार रुपये उसके खर्चे के लिए भिजवा दिया करती थी। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाती है। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद वह सरकारी नौकरी पाने के लिए कोचिंग भी शुरू कर देता है, क्योंकि वंश बचपन से ही अपने घर की तंगहाली को देखते हुए बड़ा हुआ था। वह बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई पर फोकस करता है। भगवान की कृपा से एक दिन उसकी मेहनत रंग ले आती है और वह एक जिला कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनते ही वह सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाता है। ये खबर सुनते ही उसकी माँ निर्मला खुशी से झूम उठती हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। पूरा मोहल्ला जान जाए इसलिए वह ढिंडोरा पीटती हैं, मेरा बेटा जिला कलेक्टर बन गया, मेरा बेटा जिला बाबू बन गया है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को उनकी बात पर यकीन नहीं आता। लोग सोचने लगते हैं ये बुढ़िया बुढ़ापे में पागल हो गई है और इसी कारण अनाप शनाप बातें कर रही हैं। इसका बेटा तो 2-3 साल पहले इसे छोड़कर भाग गया था और ये कह रही है कि इसका बेटा कलेक्टर बन गया है। लोग उसका खूब मजाक उड़ाते थे, लेकिन निर्मला जी को इस बात की बहुत ही खुशी थी कि उनका बेटा कलेक्टर बन चुका है। अब कुछ समय बाद वंश अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है। ट्रेनिंग के दौरान ही उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह अपनी माँ को बिना बताए उस लड़की से शादी भी कर लेता है। जब वंश को उससे प्यार हुआ था तो वे दोनों खूब बातें किया करते थे, लेकिन वंश ने उसे अपनी फैमिली के बारे में, अपनी बूढ़ी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसने लड़की से कह रखा था कि मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी पोस्टिंग हो जाती है और शादी तो वह पहले ही कर चुका था। फिर एक दिन वह ये बात अपनी माँ को बता देता है। ये बात सुनते ही उसकी माँ रोने लगती हैं, क्योंकि निर्मला ने
अपने बेटे की शादी को लेकर बड़े सपने संजो रखे थे और उनके बेटे ने उनके सपने को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया था। इसके बाद वे काफ़ी सारी बातें करते हैं। वंश अपनी माँ से बताता है, माँ मैं इसी शहर में नौकरी कर रहा हूँ, मुझे रहने के लिए एक बड़ा आलीशान सरकारी बंगला भी मिला हुआ है। मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ हंसी खुशी रह रहा हूँ। वह अपनी माँ को अपना एड्रेस भी बता देता है। तब उसकी माँ कहती हैं, बेटा तू मुझे यहाँ से लेने के लिए कब आएगा? कम से कम मुझसे मिलने के लिए तो आ ही जा। और मेरी बहू को मुझे कब मिलवाएगा? बहू को एक बार मुझे दिखा तो दे। लेकिन वंश सभी बातों को वहाँ फिराकर टाल देता है। वह कहता है, माँ समय आने पर मैं आपको लेने के लिए आऊँगा और आपकी बहू से भी मुलाकात करवाऊँगा। इसी तरह से 2 साल और बीत जाते हैं। फिर वह दिन वंश अपनी माँ को फ़ोन करके खबर देता है, माँ मुबारक हो, तुम दादी बन गई हो, तुम्हारी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। अब यह खबर सुनकर बूढ़ी अम्मा के अरमान और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने अपनी बहू को भी नहीं देखा था और अब उन्हें अपने पोते की खुशी भी नसीब हो चुकी थी। यही सब बातें सोचकर बूढ़ी अम्मा की बेचैनी बढ़ने लगती हैं। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह फिर एक बार अपने बेटे से पूछती हैं, बेटा तुम मुझे लेने के लिए कब आएगा? यहाँ सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि बुढ़ापे में सटिया गई हैं और पागल हो गई हैं, जो खामखा सभी से कहती रहती हैं कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। अगर वह इतना बड़ा ही कलेक्टर होता तो ना जाने कब का मुझे यहाँ से अपने साथ ले गया होता। लेकिन इस पागल को कौन समझाए? लेकिन वंश फिर से बात को टाल देता है। वह कहता, समय आने पर मैं सबके मुंह अपने आप बंद कर दूंगा। अब दोस्तों वह दादी बन चुकी थी और दादी बनने की खुशी उन्हें बहुत ज़्यादा हो रही थी। निर्मला जी के पास कुछ पैसे इकट्ठे थे। वे उन पैसों को लेकर खुद ही अपने बेटे से मिलने के लिए निकल पड़ती हैं। जो एड्रेस उनके बेटे ने बताया था वह उन्हें याद था। पहले तो वह बाजार में अपनी बहू के लिए एक साड़ी खरीदती हैं, पोते के लिए खिलौने खरीदती हैं और साथ में कुछ मिठाइयाँ भी ले लेती हैं। सभी सामान की एक गठरी बनाकर अपने सिर पर रख लेती हैं। इसके बाद वह ट्रेन पकड़कर उसी शहर में पहुंच जाती हैं जो शहर उनके बेटे ने बताया था। अब दोस्तों उन्हें अपने बेटे के घर को ढूंढने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें अपने बेटे का नाम पता था और वह कलेक्टर भी था। इसलिए एक रिक्शे वाले से कहती हैं, मुझे वंश कलेक्टर बाबू के घर जाना है, मुझे कलेक्टर बाबू के घर ले चलो। वह रिक्शे वालों को एरिया बताती है और कहती हैं, मैं कलेक्टर बाबू की माँ हूँ। पहले तो रिक्शा वाला भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि बुढ़िया बहुत ही गरीब दिख रही थी। उसे ये बात अजीब लगती थी कि एक कलेक्टर की माँ ऐसी हालत में कैसे हो सकती हैं, लेकिन वह फिर भी उन्हें कलेक्टर बाबू के घर तक छोड़ देता है। वह कहता है, अम्मा अब उतर जाइए, ये उन्हीं कलेक्टर साहब का घर है जिनसे आप मिलना चाहती हैं। उनका नाम भी यहाँ बाहर दीवार प्लेट पर लिखा हुआ है। अब निर्मला जी जैसे ही गेट के अंदर घुसने की कोशिश करती हैं तो बाहर खड़ा गार्ड उन्हें रोक देता है। वह बोलता है, अम्मा अंदर कहाँ घुसी चली जा रही हो, आपका यहाँ किससे मिलना है? तो बूढ़ी अम्मा कहती हैं, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है, मैं उनकी माँ हूँ। तुम उनसे जाकर कहो कि उनकी माँ उनसे मिलने के लिए आई हैं। पहले तो गार्ड को इस बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन वह सोचता है कि हो सकता है ये उनकी माँ हो, इसलिए गार्ड घर के अंदर जाता है। शाम का समय था, दोनों पत्नी पत्नी एक साथ बैठे हुए थे। गार्ड कहता है, साहब बाहर एक बूढ़ी औरत आई हुई है, वो आपको अपना बेटा बता रही हैं और आपसे अभी मिलना चाहती हैं। अब ये बात सुनते ही वंश की पत्नी कहती हैं, आपने तो मुझसे कहा था कि आप अनाथ हैं और आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो फिर ये माँ कहाँ से आ गई? वंश कहता है, मेरी कोई माँ नहीं है, आओ चलकर देखते हैं कि कौन आया है। अब दोनों पति पत्नी बाहर आ जाते हैं। वंश की पत्नी वहीं खड़ी थी। निर्मला जी अपने बेटे को देखते ही खुश हो जाती हैं और कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे और सब्र नहीं हुआ, इसलिए मैं खुद ही मिलने के लिए आ गई। तभी वंश कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, तुम अपने बेटे को कहीं और जाकर ढूंढो। अब ये बात सुनकर
निर्बाजी चौंक जाती हैं, लेकिन अपने बेटे को अच्छे से जानती थी। वह समझ चुकी थी कि उनका बेटा अब कामयाब इंसान बन चुका है, इसलिए अब उनकी कोई अहमियत समझ नहीं रहा और उनसे मिलना भी नहीं चाहता। इसके बाद वह अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहती हैं, बेटा कोई बात नहीं, मुझसे ही गलती हो गई है, उम्र का तकाजा है, बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो जाने की वजह से मैं तुम्हारे घर आ गई हूँ। अब वंश अपनी पत्नी को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। इधर बूढ़ी अम्मा गार्ड को अपने पास बुलाती हैं और उससे कहती हैं, बेटा क्या तुम मेरे लिए एक चिट्ठी लिख सकते हो? गार्ड कहता है, ठीक है अम्मा, मैं लिख दूंगा, बताइए क्या लिखूं चिट्ठी में? तो बूढ़ी अम्मा उससे एक चिट्ठी लिखवाती हैं और कहती हैं, जब मेरा बेटा बाहर आए तो उसे चुपके से ये चिट्ठी दे देना, और अगर वह मेरे बारे में कुछ पूछे तो कह देना कि माँ जहाँ से आई थी वहीं वापस चली गई। अब गार्ड चिट्ठी को अपने पास रख लेता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान था कि आखिर इस महिला ने चिट्ठी में ऐसी बात क्यों लिखवाई, क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने जो बात उस चिट्ठी में लिखवाई थी उसे पढ़ने के बाद गार्ड भी बहुत हैरान और परेशान हो जाता है। तभी कुछ देर बाद कलेक्टर बाबू बाहर आते हैं और गार्ड से पूछते हैं, मेरी माँ कहाँ चली गई? तो गार्ड उन्हें चिट्ठी देते हुए कहता है, साहब आपकी माँ वहीं चली गई जहाँ से वह आई थी। अब वंश उस चिट्ठी को अपनी जेब में रख लेता है और घर के अंदर चला जाता है। वह घर के किसी काम में व्यस्त हो जाता है और चिट्ठी पढ़ना भूल जाता है। रात में वह अपने कपड़े बदलकर नाइट ड्रेस पहन लेता है। अब वंश की पत्नी उन कपड़ों को उठाकर रख रही थी कि तभी वह चिट्ठी उसकी जेब से निकलकर नीचे गिर जाती है। वंश के सामने ही वह चिट्ठी नीचे गिरती है तो उसे याद आता है, ये तो माँ की चिट्ठी है जिसे मैं पढ़ना भूल गया था। चिट्ठी को देखकर उसके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगता है। वंश की पत्नी चिट्ठी को उठाकर पढ़ने लगती हैं। चिट्ठी पढ़ने के बाद वंश की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वह अपने पति की तरफ देखते हुए कहती हैं, आखिर तुम इतने पढ़े लिखे इंसान होकर भी अपनी माँ से इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? वह एक माँ है जिसने तुम्हें इतनी कठिनाइयों के बीच पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, और आज तुमने इनका ये सिला दिया कि उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। ये बात सुनकर वंश अपनी पत्नी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने शुरुआत में तुमसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन ये सही है, वह मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पाला है और पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। लेकिन जब वह आज अचानक यहाँ आ गई तो मैं घबरा गया था कि कहीं मेरा भेद न खुल जाए, इसलिए मैंने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती और बुझाती हैं, ये गलत बात है, तुमने उनके साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने तुम्हें बचपन से पाला है। पत्नी के समझाने पर वंश बहुत ही भावुक हो जाता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह सोचने लगता है कि मैंने जो कुछ भी आज तक अपनी माँ के साथ भेदभाव किया वह बहुत ही गलत किया। वह फैसला करता है कि सुबह सवेरे ही अपनी पत्नी और बेटे को लेकर गांव जाएगा, अपनी माँ से माफ़ी मांगकर उन्हें भी अपने साथ लेकर आएगा। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर बूढ़ी अम्मा ने उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखवाया था। दोस्तों, उस चिट्ठी में बूढ़ी अम्मा ने लिखवाया था, बेटा मैंने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया था कि एक दिन तू मुझे ही भूल जाएगा और पहचानने से भी इनकार कर देगा, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि तुम अब बहुत बड़े आदमी बन गए हो और तुम्हें अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा अपना एक परिवार है। तो मैं दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और दुआ करती हूँ कि आगे चलकर तुम्हारा बेटा तुम्हें पहचानने से इनकार न करे। ये सब बातें चिट्ठी में लिखी हुई थी। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को लेकर उसी गांव में पहुंचे जहां उनकी मां रहती हैं। इसके बाद वंश अपनी मां के कदमों में गिर जाता है, उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और उनकी पत्नी भी अपनी सास का आशीर्वाद लेते हुए उनसे माफ़ी मांगती हैं। अपने पति की नादानी को लेकर वह कहती हैं, माँ ये जो कुछ भी हुआ है ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, क्योंकि इन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था कि इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, और जब आप हमारे सामने आई तो इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए इन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया था। लेकिन पूरी रात
ये यही बात सोच सोच कर रोते रहे। इन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। इसके बाद माँ की ममता भी जाग गई। वह अपने बेटे को गले से लगा लेती हैं और अपने पोते को गोद में उठा लेती हैं। इसके बाद पूरे मोहल्ले में कहती हैं, देखो आज मेरा बेटा मुझे लेने के लिए वापस आ गया है, जो कि एक कलेक्टर भी बन गया है। ये सब देखकर सभी मोहल्ले वाले चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये बुढ़िया सच कहती थी कि इसका बेटा तो एक जिला कलेक्टर है। इसके बाद कलेक्टर साहब अपनी माँ को अपने साथ लेकर शहर आ जाते हैं और अपने घर में ही रहकर उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। उनकी पत्नी भी निर्मला जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती हैं और निर्मला जी पूरे दिन अपने पोते के साथ खेलते हुए खुश रहा करती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें कलेक्टर साहब ने अपनी माँ को ही पहचानने से इनकार कर दिया था, जबकि माँ ने उन्हें बहुत ही मेहनत से पाला था। ये सब दिन देखने के लिए उन्होंने इतनी कठिनाइयाँ नहीं झेली थी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कलेक्टर साहब के बारे में, उनकी माँ के बारे में आपकी क्या राय है और उनकी पत्नी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।